आज बात करने वाले हैं केप्लर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन का। क्लास 11th का चैप्टर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। मतलब जितने भी प्लेनेट्स हैं ये सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरह का इनका मोशन होता है, उसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। ये क्लास 11th ग्रेविटेशन चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी अपन आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है ये कौन सा साइंटिस्ट ने दिए थे। तो ये जोहान्स केप्लर करके अपने पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये लॉज दिए थे और इसीलिए इनको केप्लर्स लॉ बोला जाता है। बेसिकली 3 लॉ थे या 3 रूल थे जो कि प्लेनेटरी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अपन केप्लर्स लॉ। 1 बाय 1 तीनों लॉ को अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ, जुपिटर वगैरह जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सब सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, उसी के बारे में ये लॉ बताते हैं। तो आज अपन इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट की। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करेगा तो वो एक सर्कल में मूव नहीं करता है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। अब समझते हैं सर्कल और इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है। सर्कल होता है बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा जिसमें एक सेंटर होता है, लेकिन जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है और इसमें आपके पास 2 फोकस होते हैं। ठीक है, इसमें अपने पास 2 फोकस होते हैं। एक अपने पास होती है मेजर एक्सिस और एक होती है सेमी मेजर एक्सिस। एक होती है मेजर एक्सिस और एक होती है माइनर एक्सिस। दिस वन इज़ माइनर एक्सिस, दिस वन इज़ मेजर एक्सिस। और यहाँ पे होते हैं इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकस। इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होता है सन। इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होता है सन। ठीक है, और जो ऑर्बिट है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जो ऑर्बिट है जो प्लैनेट्स है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था पहला लॉ केप्लर्स का पहला लॉ जो कि है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो कि ये क्या बोलता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल पाथ नॉट परफेक्ट सर्कल विद द सन एट वन फोकस। कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, ना कि सर्कल में। ठीक है, और जो इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है वो अपन ने देखा, कुछ इस टाइप का जो है अपने पास इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और इसमें 2 फोकस होते हैं। इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे सन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस। यहाँ तक क्लियर। इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। और पहला लॉ, केप्लर का पहला लॉ यही बोलता था कि कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब बात करते हैं केप्लर के सेकंड लॉ की। केप्लर का जो सेकंड लॉ था वो था लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया या फिर केप्लर सेकंड लॉ के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो ये क्या बोलता है, अ लाइन कनेक्टिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीनिंग प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन क्लोजर टू सन एंड स्लोअर व्हेन अवे फ्रॉम द सन। समझते हैं, समझो ये आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे प्रेजेंट है सन। ठीक है, ये 2 फोकस है बेसिकली थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, ये फोकस है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका सन और ये कोई प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो सेकंड लॉ या फिर लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि लाइन कनेक्टिंग प्लैनेट एंड सन, लाइन कनेक्टिंग प्लैनेट एंड सन, ठीक है, लाइन जो प्लेनेट और सन को कनेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। जैसे सपोज अभी प्लैनेट यहाँ है, प्लैनेट यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, और इसमें इसको कुछ एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम लगा। ठीक है, कुछ एक सर्टेन टाइम लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में इसको कुछ टाइम लगा और उतने ही टाइम में जब ये प्लैनेट यहाँ दूर था तो ये यहाँ से यहाँ पे आ पाया। ठीक है, और जब यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ आ गया। एरिया अभी डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है, बट समझने की कोशिश करना कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होंगे। अगर इसको अपन थोड़ा सही से बनाना तो प्लैनेट जो है वो मूव करके थोड़ा और दूर जाएगा। ठीक है, एक बार सही से इसको बनाते अपन डायग्राम को तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे प्रेजेंट है सन। ठीक है, ये दूसरा फोकस, यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास सन। जब प्लैनेट एक बार पास में है, यहाँ से यहाँ मूव करा है प्लैनेट। ठीक है, यहाँ से प्लैनेट जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करा है और एक दूसरे केस में प्लैनेट जो यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मूव करा है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जितना
ये यहाँ से यहाँ आने में इसको जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम इस प्लेनेट को यहाँ से यहाँ मूव करने में लगा है। तो लॉ ऑफ एरिया या फिर केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ये दोनों एरियाज जो है ना ये इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जब प्लैनेट सन के पास में होगा, जब प्लैनेट सन के पास में होगा तो वो ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा, तक इसीलिए उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्लैनेट सन के पास में है तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में प्लैनेट मूव कर रहा है। लेकिन जब प्लैनेट सन से दूर है, तो ग्रेविटेशनल पुल कम है, इस वजह से वो स्लो मूव कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मूव कम करा है तो बट इसलिए यहाँ पे मूव कम करा है और यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस मूव करी है, यहाँ पे कम डिस्टेंस मूव करी है। बट दोनों केसेस में जो एरिया है वो इक्वल होगा। कंडीशन ये है कि दोनों जगह टाइम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ आने में उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगना चाहिए, ये कंडीशन है। ये था लॉ ऑफ एरिया या फिर केपलर सेकंड लॉ। अब बात करते हैं लॉ ऑफ पीरियड या फिर केपलर थर्ड लॉ के बारे में। तो केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड, मतलब अगर ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है, ठीक है, ये दूसरा फोकस है। अगर यहाँ से यहाँ आने में, मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, मान लो प्लैनेट है, इसको एक पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? पहली बार टाइम पीरियड किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया। तो अब थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में उस प्लेनेट को जितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड जो है वो उसका स्क्वायर, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। सेमी मेजर एक्सिस अपन आर, हाँ ठीक है, अपन आर को बोल देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। अब समझते हैं सेमी मेजर एक्सिस होते क्या है। अपन फिर से इलिप्टिकल ऑर्बिट के डायग्राम पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बोला था कि ये है अपने पास मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस की हाफ डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की हाफ डिस्टेंस को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। अभी के लिए अपन इसको आर से डिनोट कर रहे हैं। तो केपलर्स थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, या ठीक है, या फिर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर, लॉ ऑफ पीरियड्स क्लियर, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ ऑर्बिट, तीनों केपलर्स के लॉ अपन डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई होप तीनों लॉ जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।